मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो देख रहे होंगे आप। तो कैसे लग रहे हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो लेकर आ चुके हैं हम सेकंड यूनिट की छठी थीम से। छठी थीम है अपने कुछ करना और बनाना। इसमें हम खिलौने हैं, खिलौनों के प्रकार हैं, कृषि हैं, पशुपालन है, इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं लेट्स वीडियो को। तो ये हैं यूनिट अपने सेकंड की छठी थीम कुछ करना और बनाना। इसके प्रमुख बिंदु हैं खिलौने, खेती व पशुपालन, जिन पर हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है खिलौने बनाने की गतिविधियों से लेकर कि गतिविधियां बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। गतिविधियां बच्चों में सृजनात्मक सोच विकसित करती है, साथ ही अभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान करती है, साथ ही उनमें आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, जिससे वे अपनी गलतियों से सीखते हुए कुशलताओं को संवारने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था गतिविधियाँ बच्चों के लिए किस प्रकार यूज़फुल हैं। तो गतिविधियाँ बच्चों में अच्छी सृजनात्मक सोच विकसित करती हैं, साथ ही साथ मौके भी देती हैं अभिव्यक्ति करने के, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और गलतियों से सीखते जाते हैं। अगला प्रश्न है कठपुतली क्या है। कठपुतली क्या है मित्रों? कठपुतली क्या है तो जानिएगा कि कठपुतली के माध्यम से ही हम सांस्कृतिक विरासत से अवगत होते हैं। कठपुतली के माध्यम से ही हम सांस्कृतिक विरासत से अवगत होते हैं। साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि मुद्दों पर चेतना सचेत करने के लिए भी कठपुतली जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। चेतना जागृत करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खिलौनों के प्रमुख प्रकार देखते हैं आप। खिलौनों से संबंधित छोटे प्रश्न आ सकते हैं। खिलौने निर्माण के सृजन के प्रश्नों में मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, खिलौनों के प्रकार बताइए, खिलौने किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो इसमें है प्लास्टिक के खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, धातु से निर्मित खिलौने हैं, मिट्टी कुट्टी के खिलौने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने हैं आदि। तो अब देखते हैं मिट्टी कुट्टी क्या है दोस्तों। मिट्टी कुट्टी क्या है जानिएगा। मिट्टी कुट्टी क्या है? मिट्टी कुट्टी कागज़ की लुगदी से बने खिलौने हैं। क्या है? कागज़ की लुगदी से बने खिलौने मिट्टी कुट्टी कहलाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मिट्टी कुट्टी प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खरपतवार। कृषि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। खरपतवार क्या है? तो दोस्तों खरपतवार क्या है ध्यान दीजिएगा। खेत में अनावश्यक रूप से जो जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खेत में अनावश्यक रूप से जो जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। अगला देखिए कृषि और खेती से संबंधित है। कृषि और खेती से संबंधित है यह प्रश्न अपने, जिसमें खेती एक प्राथमिक व्यवसाय है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन व्यवसाय है, जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है पशुपालन से संबंधित। पशुपालन का अर्थ क्या है दोस्तों? पशुपालन का अर्थ है दूध, मांस, अंडे, ऊन और चमड़ा जैसे उत्पादों के लिए तथा सवारी व माल ढुलाई आदि के लिए जानवरों को पालतू बनाया जाता है। पशुपालन के तहत गाय, बैल, बकरी, सूअर, भेड़, भैंस, घोड़े, ऊंट, खच्चर, गधे और जानवर पाले जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में यहाँ तक कि याक भी पाले जाते हैं। हमारे देश में इन जानवरों की लगभग 500 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ को ही पालतू बनाया गया है। मवेशियों को भारत में आमतौर पर 3 समूहों में बांटा जाता है। वो समूह हैं दुधारू पशु, भारवाही पशु, मिश्रित या सामान्य पशु। तो ये पशुओं का वर्गीकरण है मवेशियों का। अगला प्रश्न है राजस्थान में पाए जाने वाले ऊँटों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊँटों की नस्लों में है अलवरी, कच्छी, नाचना, गुडा, जोधपुरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी, गोमट, केरूपाल व जालोरी। इसमें दोस्तों नाचना ऊँट की नस्ल प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ऊँट की नस्ल के बारे में आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन देकर भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नस्ल ऊँट की नहीं है या कौन सी नस्ल ऊँट की है। एनिमल एड क्या है दोस्तों? देखिएगा एनिमल एड क्या है। एनिमल एड जानवरों के लिए कार्यरत संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य है बीमार और परेशान जानवरों को राहत पहुंचाना
और साथ ही लोगों में उनके प्रति दया भाव जगाना। ये एनिमल एड संस्थान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत में मौजूद गाय की कुछ नस्लें। सांचौरी, मालानी, थार पारकर, ये भारत में मौजूद कुछ गायों की नस्लें हैं। इनके अलावा भी बहुत हैं। सबसे अधिक भेड़ें किस राज्य में पाली जाती हैं हमारे देश में? तो उसमें उत्तर हो जाएगा राजस्थान में हमारे देश में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं में होने वाले रोग। सामान्यतः पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग देखे जा सकते हैं? तो इसका जवाब होगा खुरपक्का, मुंहपक्का, रेंडर, खुरपक्का, मुंहपक्का, रेंडर पेस्ट, गलगांठू, जहरवाद रोग, लंगड़ी रोग आदि। तो ये खुरपक्का, मुंहपक्का, रेंडर पेस्ट, गलगांठू, जहरवाद रोग, लंगड़ी रोग, ये आदि आपके पशुओं से संबंधित रोग हैं। अगला मोस्ट क्वेश्चन है अपने, खिलौनों निर्माण में प्राकृतिक व कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो खिलौने निर्माण में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, प्राकृतिक व कृत्रिम रंग। प्राकृतिक रंगों को विभिन्न पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है तथा इनसे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके विपरीत कृत्रिम रंगों को विभिन्न रसायनों द्वारा तैयार किया जाता है तथा इनसे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगला इसी में देखते हैं प्रकार। रंगों के प्रकार में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग। तो देखिएगा, प्लास के फूल, अनार की छाल, केसर, हल्दी आदि से तो प्राकृतिक रंग बनते हैं, जबकि कृत्रिम रंग है वो निर्देशक रंग है, बुनियादी रंग है, अम्ल का रंग है, गंधक का रंग है, नेथोल, कैल्शियम रंग है, ये कृत्रिम रंग में आते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए पानी किस किस प्रकार से किन किन साधनों से पहुंचाया जाता है, कहां से आता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न तरीकों से पानी दिया जाता है। जैसे खरीफ की फसल सामान्यतः वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं, जबकि रबी व जायद की फसलों को सिंचाई से पनपाया जाता है। और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? कुआं है, नलकूप है, नदी, नहर, तालाब आदि हैं। जबकि सिंचाई के साधनों में रेहट है, डीजल है, इंजन है और बिजली की मोटर है आदि महत्वपूर्ण हैं। आजकल के किसान सिंचाई के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। मोटर से चलने वाले फव्वारे और बूंद बूंद सिंचाई जैसी आधुनिक पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। इनसे पानी की काफ़ी बचत व फसल की पैदावार अधिक अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याएं बताइए। कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याएं बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याओं के आधार पर इसमें लिखेंगे, ज्यों-ज्यों मानव आबादी बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों अधिक भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही उपलब्ध खेतों से अधिक उपज लेने पर भी जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगल काटकर उनकी जगह फसल उगाई जा रही है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। हरित क्रांति के बाद से उपयोग किए जाने वाले बीजों के लिए रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी की आवश्यकता पड़ रही है। आज दुनिया के कई भागों में ये रसायन अति आवश्यक हो गए हैं, परंतु ये हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाते हैं, प्रदूषित करते हैं। जैसे इनके साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए दोस्तों, जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नहरें हैं। फिर उत्पादित फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको हम अगर मनुष्य खाते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के पैदा होने का डर रहता है। अगला है, इससे मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता है उसकी बढ़ती लवणता के कारण कम हो जाती है, जिसके लिए मिट्टी हमेशा के लिए कीटनाशकों पर निर्भर हो जाती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है कि रासायनिक कीटनाशक हानिकारक कीटों के साथ साथ कृषि के लिए कुछ सहायक कीट होते हैं, उनका भी नाश कर देते हैं। जैसे मधुमक्खी, कण, खजूरा आदि को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे कृषि सदैव के लिए कीटनाशकों पर निर्भर हो जाती है। तो दोस्तों हमें ध्यान देना है, हमें जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। ये प्रश्न आ सकता है कि कृषि से उपलब्ध समस्याओं का ऊपर टिप्पणी कीजिए या संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग कृषि के लिए घातक हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जैव विविधता के लिए भी खतरा है। तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि मवेशियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो मवेशियों को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है, इसमें देखिएगा उत्तर ध्यान से। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मवेशियों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि आमतौर पर मवेशियों को 3 समूह में बांटा जाता है। पहला है इसमें दुधारू पशु, जिन मवेशियों को दूध प्राप्ति के उद्देश्य से पाला जाता है या रखा जाता है उन्हें दुधारू पशु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरियां आदि इस श्रेणी में आ जाते हैं। अगला पशु श्रेणी में प्रकार है भारवाही पशु। भारवाही पशुओं में भार वहन व सामान सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने ले जाने में उपयोगी पशुओं को पाला जाता है। भारवाही पशुओं में ऊँट, बैल, गधे, खच्चर आदि आते हैं। ऊँट की नस्लें बतानी हैं तो अलवर, कच्छी, नाचना, जोधपुरी, इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको शामिल किया, बताया। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिश्रित या सामान्य पशु श्रेणी में कौन से पशु आते हैं दोस्तों? भेड़, सूअर आदि इस श्रेणी में आते हैं। इनका उद्देश्य कोई दुधारू या फिर भार वहन नहीं होता दोस्तों, इनका उद्देश्य भार वहन या दुधारू पशु के रूप में नहीं होता। भारत में भेड़ों की संख्या लगभग 5 से 6 करोड़ के रूप में है। लगभग राजस्थान में इसकी 1/3 भेड़ें पाई जाती हैं। देश की 1/3 भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं। अगले बड़े प्रश्न के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं से प्राप्त सामग्री व लाभ वे पशुओं का महत्व क्या है। इस प्रकार एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो इसमें देखिएगा पशुओं के उपयोग क्या क्या है। तो कृषि कार्य में सहायता के लिए भी पशु पाले जाते हैं, जैसे मालवहन, बुआई। आजकल भी आधुनिक मशीनों के चलते भी कई कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग लिया जाता है। फिर इसके दूसरा पॉइंट है कि उपयोगी खाद्य प्राप्त में, तो कहीं न कहीं जो पशु उत्पाद होते हैं, जैसे उत्सर्जी उत्पाद हैं, गोबर हैं, मूत्र हैं, वो खाद के रूप में जैविक कृषि के लिए उपयोगी हैं। अगला है यातायात के साधन के रूप में, पशुओं के पीछे जैसे तांगा है, पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला बोझा ढोने के लिए भी ऊँट है, गधे हैं, खच्चर है, इनका बोझा ढोने के लिए उपयोग होता है। दूध व मांस के लिए मुख्य प्रयोग, तो कई ज़्यादातर पशुओं का उपयोग दूध व मांस के लिए होता है, जैसे दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, जबकि मांस के लिए भेड़, मुर्गी आदि इन पशुओं को शामिल किया जाता है। भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है दोस्तों। ऊन वस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ऊन जो हमें पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में से प्रमुख हैं। अगला है चर्म, हड्डी व सींगों का उपयोग। मृत पशुओं की चर्म, हड्डी व सींगों का उपयोग भी बहुतायत से किया जाता है। श्रृंगार सामग्री हो सकती हैं या अदर कोई भी एक्टिविटीज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर राज्य की आय का ये प्रमुख स्रोत हैं इन सभी उद्योगों के चलते। अगला पॉइंट है कि इन उत्पादों को सामान्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वे उत्पाद जो जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं हमें पशुओं से, दूध है, दूध जन्य अन्य उत्पाद हैं, छाछ, दही, घी वगैरह, खाद हो गई, ऊन हो गई, ये तो जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। फिर पशुओं के मरणोपरांत भी हमें कुछ ऐसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, आय का स्रोत हैं, जैसे चमड़ा, सींग, हड्डियाँ, हाथी दांत, बाल आदि बहुत यूज़फुल हैं। इनके आधार पर बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन इसका मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बड़ा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है अपने स्थान पर। मरुस्थलीय भाग की खेती व पशुपालन, इसमें आपको बताना है कि मरुस्थल में खेती किस प्रकार होती हैं, क्या मरुस्थल में तीनों मौसमी खेतियाँ होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मरुस्थल में खरीफ की फसल की खेती होती हैं, वर्षा आधारित हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अविश्वास वाली होती हैं, जिसमें कभी वर्षा हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी खेती नष्ट हो जाती है, कभी होती है। और अगला है पशुपालन, क्या मरुस्थल में पशुपालन किस प्रकार होता है, मरुस्थल में कौन से पशु पाले जाते हैं, क्या नस्लें हैं उनकी, और अगर जब वर्षा नहीं होती तो उन पशुओं को कहाँ ले जाया जाता है। इस प्रकार इसको आपको मरुस्थलीय भाग की खेती व पशुपालन पॉइंट का अच्छे से वर्णन करना होगा। अगला है पूर्वी मैदानी भाग की खेती व पशुपालन। तो दोस्तों मैं बता दूं, पूर्वी मैदानों में अत्यधिक नदियाँ बहने के कारण, समतल उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वहाँ पर हर प्रकार की फसलें, तीनों फसलें बोई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद की। जो सिंचाई के साधन भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, और वहाँ पर पशुपालन भी अच्छे से होता है, दूध के लिए, आजीविका के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर बताना आपको अरावली पर्वतीय क्षेत्र की खेती व पशुपालन के बारे में। अरावली क्षेत्र में खेती किस प्रकार होती है, पशुपालन किस प्रकार होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा बजा देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।